हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या है और रिजर्व बैंक किस प्रकार से साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। पर कई बार प्रश्न परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के बारे में आपको क्या लिखना है उसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के बैंकिंग अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में यह एक पूर्ण रूप से निजी बैंक था और इसका कार्यालय, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कलकत्ता में था। तत्पश्चात 1937 में इसके प्रधान कार्यालय को मुंबई में ट्रांसफर किया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम के तहत इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक एक पूर्ण रूप से सरकारी बैंक है जो सरकार के दिशा निर्देशन व देश की मौद्रिक नीति की आवश्यकता को देखते हुए अपने कार्य को संपादित करता है। केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक का जो संचालन है और प्रबंधन है वो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इस निर्देशक बोर्ड में सबसे मेन एक गवर्नर होता है जिसे केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। इसके बाद एक कार्यपालक निर्देशक होता है। कार्यपालक निर्देशक के बाद में प्रधान मुख्य प्रबंधक होता है, फिर प्रभारी मुख्य प्रबंधक होते हैं। उसके बाद में मुख्य महाप्रबंधक की एक पोस्ट होती है। उप महाप्रबंधक होते हैं, फिर सहायक महाप्रबंधक होते हैं, उसके बाद प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और सहायक स्टाफ। ये रिजर्व बैंक का एक कार्यकारी ढांचा है जिसके अंदर रिजर्व बैंक कार्य करता है। अब रिजर्व बैंक जो है उसमें सबसे जो गठन है उसमें सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। आपने जो भी नोट देखे होंगे उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। जैसे नोट पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे साइन होते हैं। जब हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी थे गवर्नर तो नोट पर उनके साइन होते थे। जब रघुराजन गवर्नर महोदय थे तो उनके साइन होते थे। यानी अभी जो शशिकांत सर है उनके साइन होते हैं। कहने का तात्पर्य रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वह सारे के सारे नोट पर उनके सिग्नेचर होते हैं और उसी सिग्नेचर की वजह से नोटों की वैधानिकता होती है। सामान्य रूप से गवर्नर की नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है जिसे आगे भी और 4 साल के लिए सरकार के निर्देशानुसार, सरकार की इच्छा अनुसार बढ़ाया जा सकता है। पूर्णकालिक अवधि एक जो गवर्नर है वो पूर्णकालिक अवधि के लिए होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा नामित इसमें सदस्य भी होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से 10 निर्देशक, कार्यपालक निर्देशक होते हैं जो अलग अलग सेक्टर के होते हैं। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है, कोई विदेश व्यापार सेक्टर का हो सकता है। अलग अलग जो अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनके 10 कार्यपालक निर्देशक इसमें नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा 2 सरकारी अधिकारी भी इसके अंदर होते हैं। 4 निर्देशक, जो रिजर्व बैंक के 4 अलग अलग बोर्ड है उन चारों बोर्डों से एक निर्देशक भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो कार्यकारी ढांचा है वो इस प्रकार होता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के कार्यों पर। तो रिजर्व बैंक के कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक का जो कार्य है मुद्रा जारीकर्ता के रूप में रिजर्व बैंक का कार्य है। रिजर्व बैंक के द्वारा ही देश में
जितनी भी मुद्रा प्रचलन में होती है वह जारी रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक हमारे यहाँ 1 रुपए के नोट के अतिरिक्त 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का और 2000 रुपए, 500 और 2000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। पूर्व में हमारे यहाँ 1000 क्या नोट भी चलता था, पर 2016 में विमुद्रीकरण के तहत हमारे यहाँ जो पुराने 500 के और 1000 के नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया गया। ये रिजर्व बैंक जो है एकमात्र एकाधिकारी होता है जो मुद्रा जारी करने का कार्य करता है, और एक ही संस्था के द्वारा जब मुद्रा जारी की जाती है तो उनकी मुद्रा में एकरूपता होती है। और जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यहाँ 1956 से ही न्यूनतम कोष प्रणाली के हिसाब से मुद्रा जारी की जाती है, जिसमें रिजर्व बैंक के द्वारा 115 करोड़ रुपए का सोना व 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा रखी जाती है, और असीमित मात्रा में हमारे यहाँ मुद्रा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। देश में मूल्य स्थिरता की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर ये मुद्रा की मात्रा को कम भी कर सकते हैं और मुद्रा की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। यानी जो मुद्रा देश में मुद्रा की पूर्तिकर्ता के रूप में एकमात्र रिजर्व बैंक एकाधिकारी के रूप में होता है। दूसरा, रिजर्व बैंक जो है उसमें एक मौद्रिक अधिकारी होता है। जो मौद्रिक अधिकारी का कार्य क्या होता है, पूरी जो मुद्रा अधिकारी होता है वो मौद्रिक नीति को तैयार करता है, और मौद्रिक नीति में क्या क्या निर्णय लिए जाने हैं, कब रेपो रेट को बढ़ाना है, कब रिवर्स रेपो प्रति 3 माह के बाद इस मौद्रिक नीति की समीक्षा हमारे यहाँ की जाती है। कभी इसमें रेपो रेट, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन सभी की पुनः समीक्षा की जाती है, और देश की अर्थव्यवस्था की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा विदेशी वित्तीय प्रणाली का देखिए, एक मौद्रिक अधिकारी होता है जो मौद्रिक नीति को देखता है। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली विनियामक होता है, यानी रिजर्व बैंक जो होता है वो देश की वित्तीय प्रणाली को ध्यान में रखता है, वित्तीय प्रणाली संतुलित रहे इसको ध्यान में रखता है। विभिन्न बैंकों में जो जमाकर्ता पैसा जमा कर रहे हैं उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसका ध्यान भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये रिजर्व बैंक किफायती बैंकिंग सुविधाएं सारी जनता को प्राप्त हो यह सुनिश्चित करता है, और बैंक के द्वारा अनावश्यक रूप से जनता से किसी भी प्रकार का चार्ज वसूल नहीं किया जाए, यह भी रिजर्व बैंक देखता है। और रिजर्व बैंक अगर किसी ग्राहक को बैंकिंग से संबंधित कोई शिकायत होती है तो उसको भी वित्तीय प्रणाली विनियामक के रूप में रिजर्व बैंक देखता है, यानी एक ऐसे विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है जिससे ग्राहकों के हित सुनिश्चित करते हुए देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो। रिजर्व बैंक के द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि सभी लोगों तक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच हो। इस दृष्टि से वह ये प्रयास करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाएं खोली जाए, और वह इस चीज के लिए बैंकों को पाबंद करता है कि आपको एक निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में जो शाखाएं हैं वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में खोलनी होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का कार्य भी किया जाता है। देश की जितने भी विदेशी मुद्रा है हमारे द्वारा जो आयात निर्यात किया जाता है, विदेशों से ऋण लिए जाते हैं, विदेशों को ऋण दिए जाते हैं, और विदेशों से जो निवेश प्राप्त होता है, इन सारे प्रकार की विदेशी मुद्रा, चाहे वह अमेरिकी डॉलर के रूप में हो, चाहे जापान के येन के रूप में हो, चाहे इटली की लीरा के रूप में हो, या ब्रिटिश पाउंड के रूप में हो, या चाइना की करेंसी हो, या बैंकॉक की वॉट हो, कहने का तात्पर्य बांग्लादेश का टका हो, यानी हर देश की जो विदेशी मुद्रा है उस विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। रिजर्व बैंक ही सरकार के द्वारा किसी देश से ऋण लेने का जो निर्णय किया जाता है तो उस ऋण को रिजर्व बैंक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और उस ऋण की पुनर्भुगतान का दायित्व भी रिजर्व बैंक के पास ही होता है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश को आर्थिक सहायता दी जानी हो तो वह भी रिजर्व बैंक के माध्यम से ही की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का कार्य है यह भी
रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है और इस हेतु रिजर्व बैंक सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्व बैंक सरकार जो है वो सरकार एक अस्थायी निकाय है। प्रति 5 साल में सरकार चूंकि जनता के मतदान द्वारा निर्धारित होती है तो सरकार बदल भी सकती है, पर रिजर्व बैंक एक स्थायी निकाय होता है। इस कारण सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं। देश में कृषि का विकास हो, औद्योगिक विकास हो, व्यापार और वाणिज्य का विकास हो, परिवहन व यातायात का विकास हो, संचार सुविधाएं विकसित हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं विकसित हो, यानी देश विकास की देश में सभी तरफ से आर्थिक विकास हो, इस हेतु रिजर्व बैंक के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ये सरकार के सलाहकार की भूमिका भी अदा करता है और सरकार को आर्थिक विकास को गति देने वाले बजट बनाने में भी रिजर्व बैंक के द्वारा सहयोग किया जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ और भी कार्य किए जाते हैं जिन्हें कि संबंधित कार्यों की संज्ञा दी जाती है। इनमें ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि ये रिजर्व बैंक सरकार के एक बैंकर के रूप में काम करता है। ये सरकार के लिए पैसा जमा करता है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उधार भी दे सकता है। यदि सरकार को अल्पकालीन समय में पैसा उधार चाहिए होता है तो यह रिजर्व बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है। इसी प्रकार से सरकार के जो करारोपण से प्राप्त आय है, जीएसटी से प्राप्त आय है, आयात निर्यात कर से जो प्राप्त आय, उन सभी करों के प्रबंधन का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि ये अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। तो विभिन्न बैंकों को अगर पैसा उधार चाहिए होता है तो ये रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को पैसा उधार देता है। और यदि बैंकों के पास अतिरिक्त राशि है जिसे किसी और के द्वारा उधार नहीं ली जा रही है तो यह बैंकों के पैसे को जमा करने का भी कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक के द्वारा विभिन्न व्यापारिक बैंकों को वह सारी फैसिलिटी प्रदान की जाती है जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती है। अर्थात जैसे व्यापारिक बैंक ग्राहकों का पैसा जमा करते हैं, वैसे ही विभिन्न व्यापारिक बैंकों का पैसा रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है। यदि इसी प्रकार से व्यापारिक बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं, उसी प्रकार से अगर व्यापारिक बैंकों को अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है साथ देने के लिए तो रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को पैसा उधार भी दिया जाता है। इस प्रकार से बैंक के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों की सुविधा के लिए समाशोधन गृह की व्यवस्था भी प्रदान करता है और इस समाशोधन गृह की व्यवस्था के तहत ही एक बैंक दूसरे बैंक के चेकों का भुगतान करता है, दूसरे बैंकों का ड्राफ्ट का भुगतान करता है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा जब व्यापारिक बैंकों के कार्य बताए थे, रिजर्व बैंक के कार्य बताए थे, उसके अंदर हमने बताया था कि समाशोधन गृह की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा सूचना प्रकाशित करने का कार्य भी किया जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के द्वारा जो कलेक्ट डाटा है उन्हें विश्वसनीय डाटा माना जाता है और उन डाटा पर सभी लोगों को विश्वास होता है। तो देश में समंकों के बैंकिंग से रिलेटेड, विभिन्न आर्थिक सेक्टर से रिलेटेड समंकों को एकत्रित करने का और प्रकाशित करने का काम भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये कई प्रकार के वार्षिक अंक भी निकालता है, अर्धवार्षिक अंक निकालता है, त्रैमासिक अंक निकालता है, मासिक प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए वार्षिक प्रकाशन जो होते हैं, ये वार्षिक प्रकाशन में क्या करते हैं, बैंकिंग की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट निकालता है। इसके अलावा वित्त आयोग की, इसके अलावा रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट भी निकाली जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हैंडबुक भी रिजर्व बैंक के द्वारा निकाली जाती है। इसके अलावा मासिक प्रकाशन के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन प्रति माह निकलता है। इसके अलावा मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिन्यू नाम की एक पत्रिका भी निकलती है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिन्यू के नाम से निकलती है। अब हम बात करते हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति के बारे में। इस बारे में हम पहले से भी कुछ पढ़ चुके हैं। जो साख नियंत्रण की नीतियां थी वो मौद्रिक नीति का ही एक भाग थी। एक बार हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट।
रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसे रेपो रेट कही जाती है। सामान्य रूप से व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा अल्पकालीन उद्देश्य के लिए पैसा उधार दिया जाता है और इन्हें इस प्रकार के उधार को एक नाम भी दिया जाता है जिसे ओवरनाइट उधार कहा जाता है। ये रेपो रेट जो है, इस रेपो रेट के माध्यम से रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। यदि किसी समय रिजर्व बैंक को साख की मात्रा कम करनी है तो रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और रेपो रेट बढ़ जाती है। मान लीजिए रेपो रेट 5% है तो व्यापारिक बैंक हमको 10% पर उधार देंगे। अगर रेपो रेट बढ़कर 7% हो जाती है तो व्यापारिक बैंक हमको 12% पर उधार देंगे। और जब ब्याज दर ज्यादा हो जाएगी तो जो व्यापारिक बैंकों से लोग उधार कम लेंगे। इस प्रकार से रेपो रेट के माध्यम से रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है। इसके अलावा एक रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है यदि व्यापारिक बैंकों के पास एक्सेस पैसा होता है, ज्यादा पैसा पड़ा होता है, तो व्यापारिक बैंक उस पैसे को रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं और बदले में रिजर्व बैंक के द्वारा उसको ब्याज दिया जाता है। इसे रिवर्स रेपो रेट की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से रिजर्व बैंक के द्वारा प्रति 3 मास में इन रेटों में परिवर्तन किया जाता है या इसकी समीक्षा की जाती है, भले चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा नगद कोष अनुपात, व्यापारिक बैंकों के पास जितनी भी जमा राशि होती है उस जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग उनको नकद रखना पड़ता है। ये रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार होता है कि जितनी भी जमा राशि होगी उसका कुछ परसेंट भाग व्यापारिक बैंकों को नकद रखना पड़ेगा। जब रिजर्व बैंक को यूं लगता है कि देश में कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की समस्या हो रही है, तो इस समय रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए नगद कोषानुपात को बढ़ा देता है। मान लीजिए पहले 15% नगद कोषानुपात है तो बैंकों को 15% नगद रखना होता है, बाकी 85% भाग जो पैसा है उसको वह उधार दे सकते हैं। अगर किसी समय रिजर्व बैंक को लगता है कि देश में कीमतें तेजी से बढ़ रही है तो उसने नगद कोषानुपात 25% कर दिया, तो अब बैंक 75% पैसे को ही उधार दे पाएंगे। और जब कम पैसे को उधार दे पाएंगे तो व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है और जब साख सृजन की क्षमता व्यापारिक बैंकों की कम हो जाती है तो वह बाजार में उधार कम दे पाते हैं और जब वह उधार कम दे पाते हैं तो देश में कीमतों में कमी होती है। इसी प्रकार से व्यापारिक बैंकों को अपने पास जो भी जमा राशि होती है उसका कुछ भाग रिजर्व बैंक में भी जमा कराना पड़ता है, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात की संज्ञा दी जाती है। यदि किसी समय रिजर्व बैंक को साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है तो ये वैधानिक जो तरलता अनुपात है उसको भी कम कर सकता है। मान लीजिए 5% इन्होंने डिसाइड किया हुआ है तो व्यापारिक बैंकों के पास 95% पैसा रहता है। अगर तरलता अनुपात रिजर्व बैंक के द्वारा 10% कर दिया जाता है तो व्यापारिक बैंकों के पास अब 90% पैसा ही रहता है उधार देने के लिए। इस प्रकार से सीआरआर और एसएलआर इसके माध्यम से भी रिजर्व बैंक के द्वारा देश में साख की मात्रा को नियमित व नियंत्रित किया जाता है। जब इसमें 2.5% का भी फर्क होता है, यानी 0.25% भी परिवर्तित होती है तो बाजार में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का अंतर आ जाता है। यानी जो रिजर्व बैंक है इसके द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें 0.25% का भी फर्क किया जाता है तो हजारों करोड़ रुपए की जो कैश है वो मार्केट में बढ़ सकती है और घट सकती है। तो रिजर्व बैंक की जो ये मौद्रिक नीति है इसका देश के मौद्रिक स्थिरता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी समय देश में मंदी की स्थिति होती है तो प्राय रिजर्व बैंक के द्वारा सुलभ मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, जिसके तहत रिजर्व बैंक रेपो रेट को भी कम कर देता है, रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर देता है। व्यापारिक बैंकों को जो खुद के पास नगद रखना होता है, कैश रिजर्व रेशो, उसे भी कम कर देता है और व्यापारिक बैंकों को कुछ पैसा जो रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरेटी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है, उसको भी कम कर देता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा देश की मौद्रिक नीति को
संचालित किया जाता है, इन नीतियों को हमने साख नियंत्रण की विधियों में पहले से ही विस्तार से समझा था, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक और बात हम करना चाहेंगे, वो चर्चा हम करना चाहेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर होता है। बहुत सामान्य से अंतर होते हैं। देखिए, पहला अंतर ये होता है कि केंद्रीय बैंक नोट जारी कर सकता है पर व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकते हैं। पहला अंतर है कि केंद्रीय बैंकों को नोट छापने का अधिकार होता है पर व्यापारिक बैंकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहला अंतर हम इसकी बात करते हैं, पहले अंतर की बात करते हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में। फर्स्ट, केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक में अंतर। देखिए, सबसे पहला अंतर नोट जारी करने का। केंद्रीय बैंक के द्वारा देश में नोट जारी किए जा सकते हैं पर व्यापारिक बैंकों के द्वारा नोट जारी नहीं किए जा सकते हैं, पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, व्यापारिक बैंकों के पास जनता के खाते होते हैं पर केंद्रीय बैंक के पास जनता के खाते नहीं होते हैं, जनता के खाते। थर्ड, देखिए बहुत सारे थोड़े अंतर हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगला देखिए, व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक प्रणाली पर शीर्ष पर होता है जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं से व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करके साख का निर्माण कर सकते हैं जबकि केंद्रीय बैंक को व्युत्पन्न जमा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर इससे अधिक साख की अगर व्यापारिक बैंकों के द्वारा ज्यादा साख की मांग की जाती है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा नए नोट जारी करके साख की पूर्ति की जा सकती है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अल्पकालीन ऋण भी दे सकते हैं और दीर्घकालीन ऋण भी दे सकते हैं जबकि केंद्रीय बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं वरन बैंकों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण ये दे सकते हैं। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करती है जबकि केंद्रीय बैंक किसी निजी व्यक्ति की जमाएं स्वीकार नहीं करती है। ये व्यापारिक बैंकों की जमाएं स्वीकार कर सकती है अथवा सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों प्रकार की सरकार की सरकार की जमाएं स्वीकार कर सकती है और सरकार से लेन देन कर सकती है और व्यापारिक बैंकों से लेन देन कर सकती है। इसी प्रकार से व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को एजेंसीगत सुविधाएं दी जाती है जिसमें चेक जारी करना, ड्राफ्ट जारी करना, लॉकर की सुविधा देना। इस प्रकार की सुविधाएं केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के द्वारा देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, मौद्रिक नीति को संचालित किया जाता है जबकि व्यापारिक बैंकों के द्वारा इस प्रकार से मौद्रिक नीति को निर्धारित और संचालित करने का काम नहीं किया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों में ग्राहक इच्छानुसार अपनी कितनी भी जमा है उसको जमा करा सकता है जबकि और जरूरी नहीं है कि वो जमा कराए, पर व्यापारिक बैंकों के लिए आवश्यक है कि उनके पास जितनी भी जमा राशि है उसका एक निश्चित प्रतिशत भाग उसको केंद्रीय बैंक में जमा कराना ही होता है जबकि ग्राहकों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कमाई का एक निश्चित प्रतिशत भाग उसे बैंक में जमा कराना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में भी काफी अंतर पाए जाते हैं। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक प्रणाली पर एक शीर्ष बैंक होता है जबकि व्यापारिक बैंक उसके अधीन में कार्य करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि देश में रिजर्व बैंक जो है भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी जबकि 1 अप्रैल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके जो प्रबंधन के ढांचा है जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं, 10 विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं, 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से इसके प्रबंधन ढांचे को हमने जाना और किस किस क्षेत्र के क्या क्या कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं और किस प्रकार से रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को संचालित किया जाता है और व्यापारिक बैंक व रिजर्व बैंक में
क्या क्या अंतर होते हैं, इन चीजों को हमने जानने का प्रयास किया। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।